है ना। स्टार्ट तो कर देते हैं। आरती चौधरी, खुशी मीना, मीनाक्षी चौधरी, मनीषा रेगर, मनीषा खारवास, मनीषा चौधरी, हिनल जोशी। ठीक है, तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। किसकी बात करेंगे अपन? क्लेविसेप्स की बात कर रहे हैं आज। तो ये देखना, क्लेविसेप्स एवं अर्गट रोग, किसकी बात कर रहे हैं? क्लेविसेप्स नामक कवक की। तो क्लेविसेप्स नामक कवक की सिस्टमेटिक पोजीशन है किंगडम, इसे किंगडम प्लांटे में रखा गया है। किंगडम है पादप प्लांटे, और डिवीजन है, प्रभाग है माइकोटा अथवा यू माइकोटा, और सब डिवीजन है, सब डिवीजन माने उप प्रभाग। कौन सा उप प्रभाग है? एस्कोमाइकोटिना है। और क्लास कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज। तो क्लेविसेप्स कवक को क्लास एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। और ऑर्डर गण कौन सा है? क्लेविसेप्टेल्स है। गण कौन सा है? क्लेविसेप्टेल्स है। फैमिली है क्लेविसेप्टेसी, और जीनस है क्लेविसेप्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? क्लेविसेप्स नामक कवक की बात कर रहे हैं। क्लेविसेप्स नामक कवक की बात कर रहे हैं, फंगस की। तो क्लेविसेप्स कवक, कवक वंश, मतलब यह कवक वंश ग्रैमिनी और पोएसी, ग्रैमिनी और पोएसी घास कुल के सदस्यों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह कवक मतलब क्लेविसेप्स इन पौधों में पुष्पक्रम एवं पुष्प में उपस्थित जायांग को, गाइनोशियम को संक्रमित कर अर्गट नामक रोग उत्पन्न करती है। तो क्लेविसेप्स नामक कवक क्या होती है? क्लेविसेप्स नामक कवक अर्गट नामक रोग उत्पन्न करती है। और कवक वंश क्लेविसेप्स में लगभग 12 प्रजातियां सम्मिलित की गई है। मतलब इसकी क्लेविसेप्स की लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती है। और यह क्लेविसेप्स एक सर्वदेशीय कवक है। यह एक सर्वदेशीय कवक है, और इसकी सर्व प्रमुख प्रजाति क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। तो क्लेविसेप्स की जाति का नाम क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। और क्लेविसेप्स परप्यूरिया के जीवन चक्र का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन कूहन द्वारा किया गया था। अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ हम इसी प्रजाति क्लेविसेप्स परप्यूरिया के जीवन चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लेविसेप्स, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो क्लेविसेप्स की कुछ प्रजातियां संवेदी जंगली घासों एवं धान्यों मतलब सीरियल्स जैसे जौ एवं राई, राई को व कभी कभी गेहूं को संक्रमित करके इनमें अर्गट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो मतलब यह कवक प्रजाति क्लेविसेप्स कुछ ससेप्टेबल संवेदी जंगली घासों एवं धान्यों सीरियल्स जैसे जौ, बार्ले एवं राई को व कभी कभी गेहूं को संक्रमित कर इनमें अर्गट नामक रोग उत्पन्न करती है। तो क्लेविसेप्स कवक का संक्रमण उस समय होता है जब परपोषी पादपों में पुष्पन फ्लावरिंग होता है। तो राई सीकेल सीरियल के पौधे पर क्लेविसेप्स कवक अर्गट ऑफ राई उत्पन्न करती है। तो ज्योति वर्मा ये एक मिनट, अर्गट ऑफ राई का अर्गट नामक रोग टेम्परेट जोन्स सम शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकतर पाया जाता है। और इस भाग में यह पादप रोग कनाडा, अमेरिका व रूस तथा अन्य देशों में बहुतायत से जौ व राई की फसल पर देखा जा सकता है। तो भारत में अर्गट रोग केवल कुछ स्थानों में यदा कदा ही देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर पुष्करनाथ एवं पैडविक व कामत ने उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इस अर्गट रोग के संक्रमण के बारे में बताया। इसके साथ ही कुलकर्णी ने महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में ज्वार की फसल पर अर्गट रोग के होने की पुष्टि की। तो इस तथ्य के आधार पर यह समझा जा सकता है कि पोएसी कुल के विभिन्न सदस्यों पर
अर्गट रोग क्लेविसेप्स कवक के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता है। पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, कवक जाल की संरचना। तो परपोषी पौधे पर सर्वप्रथम संक्रमण एस्कोस्पोर एस्कस बीजाणु द्वारा प्रारंभ होता है। इस एस्कोस्पोर इस एस्को बीजाणु का प्रकीर्णन वायु के माध्यम से परपोषी पौधे पर संभव हो पाता है। तो वायु प्रकीर्णन द्वारा परपोषी पौधे पर पहुंचकर ये एस्को बीजाणु पौधे के पुष्प की पंखदार वर्तिकाग्र फैदरी स्टिग्मा पर स्थापित हो जाते हैं अथवा सीधे ही अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एस्को बीजाणु अंकुरित होकर अनेक नलिकावत संरचनाएं उत्पन्न करते हैं जिनको जनन नलिकाएं जर्म ट्यूब्स कहते हैं। और ये जनन नलिकाएं जर्म ट्यूब्स अंडाशय भित्ति को भेद कर अंडाशय में पहुंच जाती है। और एक बार अंडाशय के भीतर पहुंच जाने के बाद जनन नलिका तेजी से वृद्धि करती है एवं अत्यधिक शाखित होकर यह कवक जाल का निर्माण करती है। तो शाखित कवक जाल के कवक तंतु पटयुक्त होते हैं तथा ये अंडाशय में पूरी तरह फैल जाते हैं एवं इसके परिणाम स्वरूप ओव्यूल बीजाणु को नष्ट कर देते हैं। तो अंडाशय एक मोटे नरम एवं रुई के समान थिक सॉफ्ट एंड कॉटनी एक अंडाशय एक मोटे नरम एवं रुई के समान कवक तंतु संहति या गद्दे के समान संरचना द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं क्लेविसेप्स नामक कवक में अलैंगिक जनन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेविसेप्स। तो संक्रमण के लगभग एक सप्ताह पश्चात कवक जाल संहति माइसीलियल मैट के कुछ कवक तंतु अंडाशय की भित्ति को भेदकर बाहर की ओर वृद्धि करते हैं। इस कवक तंतुओं के बाहर की ओर निकले हुए सिरे कोनिडियोफोर्स का कार्य करते हैं। इस प्रकार अंडाशय की संपूर्ण बाहरी सतह पर अनेक छोटे छोटे कोनिडियम धर सघन रूप से व्यवस्थित एवं स्तंभ आकार संरचनाओं या पैलिसेड ऊतक के समान दिखाई पड़ते हैं। तो प्रत्येक कोनिडियोफोर के शीर्ष पर बारंबार विभाजन के परिणाम स्वरूप असंख्य छोटी छोटी अंडाकार बीजाणु जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है जिनको कोनिडिया या कोनिडियम कहते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, अलैंगिक जनन। क्लेविसेप्स में अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया, प्रत्येक कोनिडियम धर के शीर्ष पर बारंबार विभाजन के परिणाम स्वरूप असंख्य छोटी छोटी अंडाकार बीजाणु जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है जिनको कोनिडिया कहते हैं। तो आप ये देखो डायग्राम दिखाया है, डायग्राम किसका है, क्लेविसेप्स पर्प्यूडिया का। तो ए है एस्कस बीजाणु, ये किसका डायग्राम है, इट शोज द डायग्राम ऑफ एस्कोस्पोर। और ये है क्लेविसेप्स का सोमेटिक हाइफा है जो कि एक्सट्रीमली ब्रांच्ड है, पटयुक्त है। ठीक है, ये दिखाया। और ये है आपका कोनिडियोफोर। इसकी बात करें ना, कोनिडियम धर होते हैं और कोनिडियम धर के ऊपर क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है दिखाए गए हैं। तो क्या बताया, ये कोनिडिया अग्राभिसारी क्रम एक्रोपिटल सक्सेशन में कोनिडियोफोर पर व्यवस्थित पाए जाते हैं तथा छोटी अंडाकार या गोलाकार एक कोशीय एक केंद्र की व रंगहीन संरचना बनाते हैं। तो पूर्व के कवक विज्ञानियों की यह अवधारणा थी कि ये कोनिडिया एक अपूर्ण कवक जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता, इम्परफेक्ट फंगस स्पेसिलिया के कवक जाल को निरूपित करते हैं। मतलब पूर्व के कवक विज्ञानियों की यह अवधारणा थी कि ये कोनिडिया एक अपूर्ण कवक स्पेसिलिया के कवक जाल को निरूपित करते हैं, परंतु बाद में
कवक विज्ञानियों द्वारा ये तथ्य प्रमाणित किया गया कि कोनिडियो 4 एवं कोनिडिया क्लेविसेप्स कवक की अलैंगिक जनन अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले इस अवस्था को अलग कवक स्पेसिलिया सेजिटेटम के तौर पर बताए जाने के कारण जीवन चक्र की इस अलैंगिक जनन अवस्था का स्पेसिलिया अवस्था भी कहा जाता है। कुछ कवक विज्ञानियों के अनुसार क्लेविसेप्स की अलैंगिक जनन अवस्था को हनीड्यू स्टेज मधुपंख अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में कोनिडिया एक पीले रंग के शर्करा समान मीठे चिपचिपे एवं गाढ़े द्रव पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। तो कवक विज्ञानियों के अनुसार ये पीला गाढ़ा मीठा एवं चिपचिपा द्रव कवक तंतुओं से स्रावित होता है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिपचिपे मीठे द्रव का स्राव परपोषी पुष्प के मकरंद कोशों नेक्ट्री से होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कवक विज्ञानियों के अनुसार क्लेविसेप्स की अलैंगिक जननावस्था को हनीड्यू स्टेज मधुपंख अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में कोनिडिया एक पीले रंग के शर्करा समान मीठे चिपचिपे एवं गाढ़े द्रव पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। तो कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिपचिपे मीठे द्रव का स्राव परपोषी पुष्प के मकरंद कोशों नेक्ट्री से होता है। इस चिपचिपे मीठे द्रव स्लाइमी एंड सुगरी फ्लूइड को मधुपंख हनीड्यू कहा जाता है, और इस मधुपंख हनीड्यू के मीठेपन के कारण कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं, तथा इस आकर्षण के कारण जब वे इसे चूसने परपोषी पौधे के पुष्पक्रम पर पहुंचते हैं, तो मधुपंख के साथ ही क्लेविसेप्स के कोनिडिया भी कीड़ों के उपांगों पर चिपककर रह जाते हैं एवं इनके द्वारा अन्य परपोषी पौधों के पुष्पक्रम पर पहुंचकर इनके पुष्पों में उपस्थित जायांगों को संक्रमित कर इनमें द्वितीयक संक्रमण अवस्था सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टेज उत्पन्न करते हैं। इस संक्रमण अवस्था में कोनिडिया अंकुरित होकर एक जनन नली का जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह राई का अर्गट रोग ऑफ राई का अर्गट रोग वृद्धि काल में शीघ्रता से परपोषी राई के पौधों पर फैलता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्ट्रेगर के अनुसार ये कोनिडिया शीत प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट टू कोल्ड होते हैं, अतः शीत ऋतु में भी जीवित एवं जननक्षम वायबल बने रहते हैं। इस प्रकार उत्तरजीवी कोनिडिया सर्वाइविंग कोनिडिया परपोषी पादप फसल के आगामी वृद्धि काल में पुष्पों को संक्रमित कर इनमें कवक जाल उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोशिया। तो किसकी बात कर रहे हैं? क्लेविसेप्स नामक कवक की फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोशिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्क्लेरोशिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोशिया इन द फंगस। ठीक है, जब परपोषी की वृद्धि काल के अंत में कोनिडिया का निर्माण रुक जाता है, तो क्लेविसेप्स का स्पेसिलियल कवक जाल स्पेसिलियल माइसीलियम परिपक्व होना प्रारंभ होता है। मतलब जब परपोषी की वृद्धि काल के अंत में कोनिडिया का निर्माण रुक जाता है, तो क्लेविसेप्स का स्पेसिलियल कवक जाल परिपक्व होना प्रारंभ होता है। अंडाशय के आधारीय भाग में अवस्थित कवक जाल के कवक तंतु खंड एकजुट व सुदृढ़ होकर एक सघन गहरे रंग की कूट मृदुत्कीय संहति डेंस डार्क स्यूडो पेरेन्काइमेटस मास्क का निर्माण करते हैं, जो कि आगे चलकर
एक बैगनी जो आगे चलकर एक गहरे बैगनी या काले रंग की वृत्ताकार मुड़ी हुई संरचना में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। इसे स्क्लेरोशियम या अर्गट ग्रेन कहते हैं। तो स्क्लेरोशियम के शीर्ष या ऊपरी सिरे पर स्पेसिलियल कवक जाल का अवशिष्ट या शेष हिस्सा मौजूद रहता है। इस समय तक परपोषी पुष्प के अंडाशय की ऊतक संरचना पूर्णतया नष्ट हो चुकी होती है एवं सामान्य रूप से अंडाशय के निषेचन के पश्चात बनने वाले बीज के दाने सीड ग्रेन को स्क्लेरोशियम संरचना द्वारा पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित स्क्लेरोशियम संरचना बीज के दाने वाले स्थान पर ही अर्थात शूकी के स्पाइकलेट के दो तुषों के ग्लूम्स के बीच पाई जाती है तथा ये एक काले या गहरे रंग के कंगूरे के रूप में कनिशिका पुष्पक्रम स्पाइकलेट्स के तुषों से बाहर निकलती हुई देखी जा सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस समय तक परपोषी पुष्प के अंडाशय की ऊतक संरचना पूर्णतः नष्ट हो चुकी होती है एवं सामान्य रूप से अंडाशय के निषेचन के पश्चात बनने वाले बीज के दाने सीड ग्रेन्स को स्क्लेरोशियम संरचना द्वारा पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित स्क्लेरोशियम संरचना बीज के दाने वाले स्थान पर ही अर्थात स्पाइकलेट शूकी के दो तुषों ग्लूम्स के बीच अवस्थित पाई जाती है तथा ये काले या गहरे भूरे रंग के कंगूरे स्पर के रूप में कनिशिका पुष्पक्रम के तुषों से बाहर निकलती हुई देखी जा सकती है। तो क्लेविसेप्स के जीवन चक्र में इस प्रकार स्क्लेरोशियम परपोषी बीज के दानों के विपरीत साइज में बड़ी अधिक लंबाई एवं चौड़ाई वाली तथा गहरे रंग की संरचना होती है। तो राई सिकेल सीरियल के परिपक्व पौधों में पकी हुई बालियों मतलब मैच्योर ईयर्स में बीज के अतिरिक्त अनेक स्क्लेरोशिया या अर्गट के दाने अर्गट ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। तो यदि हम स्क्लेरोशियम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें भीतरी मध्य भाग तो सफेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन बाहरी परिधीय भाग गहरे या काले रंग का सख्त कड़ा एवं सघन होता है। यह स्क्लेरोशियम की परिधीय या बाहरी परत एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है एवं इसके साथ ही स्क्लेरोशियम की नमी को बनाए रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षतिग्रस्त होने से बचा रहता है। स्क्लेरोशिया का निर्माण ग्रीष्म ऋतु के अंतिम चरण में होता है तथा पतझड़ ऋतु आते ही ये नीचे भूमि पर गिर जाते हैं। तो स्क्लेरोशिया अत्यंत निम्न तापक्रम पर भी जीवित एवं जीवनक्षम बने रहते हैं और शीत ऋतु में जमाव के लिए प्रतिरोधी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं अतः इसकी वजह से शीत ऋतु के दौरान कवक जाल जीवित बना रहता है। इनकी जीवन क्षमता बहुत समय तक बरकरार रहती है। तो अब अपन इसी का अध्ययन कर रहे हैं, डिस्पर्सल ऑफ स्क्लेरोशिया का प्रकीर्णन। जब राई की फसल में बीज के दाने या फल सीड ग्रेन्स परिपक्व होते हैं, ठीक या लगभग उसी समय स्क्लेरोशिया का भी बीज के दानों के बीच संक्रमित जायांग में विकास पूर्ण हो जाता है एवं वे भी परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार पौधे की परिपक्व वालियां मैच्योर ईयर्स में स्क्लेरोशिया
एवं बीज के दाने दोनों ही पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार पौधे की परिपक्व बालियों में, मैच्योर ईयर्स में स्क्लेरोशिया एवं बीज के दाने दोनों ही पाए जाते हैं। इसी बीच अनेक स्क्लेरोशिया भूमि पर गिर जाते हैं और कुछ स्क्लेरोशिया बीज के दानों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा ऐसा फसल की कटाई के समय होता है। तो बीज के साथ मिले हुए स्क्लेरोशिया आगामी फसल की बुवाई के समय फिर से खेत में पहुंच जाते हैं, जहां अनुकूल समय में ये अंकुरित होकर क्लेविसेप्स कवक के जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोशिया। वो देखा अपन ने, डिस्पर्सल ऑफ स्क्लेरोशिया। ठीक है, तो लास्ट अपन करते हैं, क्या देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोशियम का अंकुरण। तो वह स्क्लेरोशिया जो संक्रमित परपोषी बाली से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, वे शीत ऋतु के निम्न तापक्रम में तो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब ओवर विंटरिंग। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है तो ये स्क्लेरोशिया आगामी बसंत ऋतु में अनुकूल नमी की परिस्थितियों में अंकुरित होने लगते हैं। क्या बता रहे हैं, जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोशियम का अंकुरण। तो वह स्क्लेरोशिया जो संक्रमित परपोषी बाली से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, वे शीत ऋतु के निम्न तापक्रम में तो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है तो ये स्क्लेरोशिया आगामी बसंत ऋतु में अनुकूल नमी की परिस्थितियों में अंकुरित होने लगते हैं। और अंकुरण के दौरान प्रत्येक अर्गट या स्क्लेरोशियम से लगभग 6 या इससे भी अधिक छोटी छोटी गुलाबी या गहरे बैगनी रंग की ढोल बजाने की छड़ी की आकार की ड्रम स्टिक शेप्ड संरचनाएं उत्पन्न होती है। ये ड्रम स्टिक जैसी संरचनाएं स्क्लेरोशियम की ऊपरी सतह से उत्पन्न होती है तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करती है। तो स्क्लेरोशियम से उत्पन्न ऐसी प्रत्येक संरचना की लंबाई 10 से 20 मिलीमीटर होती है एवं इसे स्ट्रोमा भी कहा जाता है। तो प्रत्येक स्ट्रोमा में आधारी भाग या नीचे की ओर एक बेलनाकार वृंत समान संरचना, वृंत या डंठल स्टॉक होती है, जिसके शीर्ष सिरे या ऊपरी भाग में एक चपटा गोलाकार या दीर्घ गोलाकार कैपिटेट शीर्ष होता है, जिसे मुंडक कहते हैं, हेड कहते हैं। तो स्ट्रोमा के ये दोनों हिस्से अर्थात वृंत एवं मुंडक या हेड सुसंहत रूप से अंतर्ग्रथित कवक तंतुओं के बने होते हैं। तो अपन क्या देख रहे थे, we were seeing about the germination of sclerotium. अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब अपना बच्चा स्क्लेरोशिया कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है वो कल कर लेंगे। स्क्लेरोशिया कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो। मैम अंजलि मीना एक प्रेजेंट लगा दो। किसकी कौन है? अंजलि मीना। अंजलि लगा दी बेटा, अंजलि की लगा दी, कमला बगोड़ा की भी लगा दी, कमला खुशी विन्या। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्क्लेरोस्पोरा, वो एक बार मैं आपको दिखा तो देती हूँ स्लाइड। देखो अपन करेंगे क्लेविसेप्स कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक संरचनाएं या अंग हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो प्रत्येक स्ट्रोमा मुंडक स्ट्रोमेटल हेड के कूट मृदुत की ऊतक में गहराई तक धसी हुई अनेक फ्लास्क के आकार की गुहाएं पाई जाती है। ये गुहा जैसी संरचनाएं कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स अत्यंत छोटी छोटी होती हैं तथा परिधीय परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन संरचनाओं को पेरिथीशियल कैविटीज भी कहा जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स की, लैंगिक संरचनाएं की। तो प्रत्येक स्ट्रोमा मुंडक के कूट मृदुत की ऊतक में गहराई तक धसी हुई अनेक
फ्लास्क के आकार की गुहाएं पाई जाती हैं। ये गुहा जैसी संरचनाएं कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स अत्यंत छोटी छोटी होती हैं तथा परिधीय परतों पेरिफेरल लेयर्स के रूप में व्यवस्थित रहती है। इन संरचनाओं को पेरिथेशियल कैविटीज भी कहा जाता है। तो ऐसी प्रत्येक पेरिथेशियल गुहा में दोनों प्रकार की अर्थात नर एवं मादा लैंगिक संरचनाएं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाई जाती है। तो ये हो गया अपना इसका स्टार्टिंग तो एक लैंगिक जनन की संरचना। लैंगिक जनन